आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। नौकरी शुरू करने के साथ आप सेविंग्स के बारे में कई बार नहीं सोचते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, लिहाजा रिटायरमेंट तो आपकी कल्पना में ही नहीं आता। धीरे धीरे जिंदगी की अड़चनों से रूबरू होकर आप बचत के लिए सजग होते जाते हैं और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट सेविंग्स के तौर पर बचा लेते हैं। और सेविंग के लिए सजग रहने के बावजूद देखा गया है कि कई लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में काफी देर कर देते हैं। और आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि रिटायरमेंट प्लानिंग कब, क्यों और कैसे करनी चाहिए। तो आज हम आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट यानी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए, इसकी खूबियों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र सोलंकी, फाउंडर जेएस फाइनेंशियल। जितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। सबसे पहले एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, क्या खास है इस स्कीम में और क्यों लोगों को रिटायरमेंट के लिए एनपीएस को ही चुनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। काफ़ी नज़रअंदाज किया जाता है जब हम बच्चों की एजुकेशन या उनकी शादी को जब हम एक प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अगर हम चेंज सिनेरियो को देखें तो जैसे एज बढ़ रही है और रिटायरमेंट में आपको ज़्यादा समय बिताना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत पड़ती है कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। अब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छे हैं, तो 2004 में भारत सरकार ने ये एनपीएस शुरू किया था। पहले सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए था, उसके बाद 2009 के बाद ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ओपन किया। एनपीएस की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो जब आप एनपीएस में निवेश करते हैं और खाता खोलते हैं तो ये आपके रिटायरमेंट तक वो पैसा लॉक रहता है और रिटायरमेंट के बाद ही आप उस पैसे से कुछ अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक मिनिमम हद तक आपको एक पेंशन के रूप में ही लेना पड़ता है। तो एक तरह से आप बन जाते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही लेना है। तो अगर मैं उसको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निकालूं तो एक बड़ा अच्छा विकल्प बनता है जहां पे कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको एक रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन ही मिलेगी। एक मिनिमम निवेश होता है हर किसी स्कीम में। अगर एनपीएस की बात करें तो मिनिमम निवेश कितना कोई कर सकता है? देखिए, एनपीएस के हम स्ट्रक्चर को समझते हैं तो एनपीएस में जो मिनिमम निवेश है वो 500 रुपये महीना है। यानी कि एक छोटे से छोटा निवेशक, छोटे से छोटा नौकरी करने वाला आदमी भी इसमें निवेश कर सकता है। और 500 से आप शुरू कर सकते हैं और आप 60 साल की उम्र तक आप इसमें निवेश करते हैं। जब आप 60 साल की उम्र पे और जब एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, उस कॉर्पस से 40% आप एक मुश्त निकाल लेते हैं और बाकी बचा हुआ 60% आपको पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें जो खासियत है वो ये कि जो 40% आप लमसम विड्रॉ करते हैं वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है और जो 60% है वो आपको एन्युटी या पेंशन के तौर पे हर महीने आपको लाइफ लॉन्ग के लिए मिलता रहता है। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि एनपीएस को बनाया गया है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें टायर 1 और टायर 2 दो अकाउंट दिए गए हैं। टायर 1 अकाउंट पहले है, मैंडेटरी है, सबको टायर 1 अकाउंट में ही निवेश करना पड़ता है, जिसमें कि रिटायरमेंट से पहले निकालने के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। और टायर 2 स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया था कि अगर आप विड्रॉल ऑप्शन चाहते हैं तो आप टायर 2 में निवेश कर सकते हैं, मगर टायर 1 आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा चाहे आप टायर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टायर 2 अकाउंट है जितेंद्र, जब भी चाहे जितना भी चाहे निवेश किया जा सकता है एज कम्पेयर टू टियर 1 जिसमें आपने कहा कि 500 मिनिमम निवेश जरूरी है मंथली। हाँ, टायर 2 के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। टायर 2 में जैसे मैंने कहा कि विड्रॉल के लिए बनाया गया है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो उसी तरह से आप निवेश इसमें कर सकते हैं। लेकिन टायर 2 मेरी राय में टायर 2 उतना यूजफुल नहीं रहता है क्योंकि टायर 1 अकाउंट ही है जो कि रिटायरमेंट की एक नीड को पूरा करता है। और अगर आप टायर 2 एक तरह से एक म्यूचुअल फंड है जिसमें से कि आप निवेश करिए, आप पैसा निकालिए, आप दोबारा निवेश करिए, तो इस तरह से टायर 2 अकाउंट यूज होता है। ओके, तो हाल फिलहाल में एनपीएस के कुछ पैसे निकासी के नियमों में बदलाव भी हुए हैं कि मतलब आप एनपीएस में से अकाउंट में से कुछ रकम निकाल सकते हैं कुछ शर्तों के लिए, कुछ खास इवेंट्स के लिए। तो ये मेरे ख्याल से इसको और आकर्षक बनाने के लिए किया गया है। तो ऐसे कौन कौन से इवेंट्स जिसमें एनपीएस से पैसे निकाले जा सकते हैं? देखिए, एनपीएस को कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इसका आकर्षित नहीं हो रहा था और ज्यादा निवेश नहीं आ रहा था। तो इसी के लिए सरकार ने इसमें पीएफआरडीए ने इसमें निकासी के ऑप्शन निकाले हैं। सबसे पहला निकासी का ऑप्शन तो बेसिक है कि आप जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं
उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 साल के बाद शुरू होता है, लेकिन मैक्सिमम 3 बार ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये कब कब विड्रॉ कर सकते हैं? बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की मैरिज है, या आपको पहला घर बनाना है, उसके लिए विड्रॉ कर सकते हैं। हाल फिल्म में इसी निकासी में 2 ऑप्शन और जोड़ दिए थे। वो ऑप्शन ये थे कि अगर आपको कोई व्यवसाय शुरू करना है या व्यवसाय कोई आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी निकासी कर सकते हैं, या आप अपनी खुद की एजुकेशन के लिए, आप एम्प्लॉयड हैं, आप एजुकेट होना चाहते हैं जिससे कि आपको नौकरी में बढ़ोतरी मिले, उसके लिए भी आप इसमें से निकासी कर सकते हैं। ये हाल फिल्म में इसमें चेंज किया गया था। और इनफैक्ट गंभीर बीमारी के लिए भी इसमें प्रावधान दिया गया, क्योंकि कई लोगों को हेल्थ कंडीशंस हो जाती है और कुछ ऐसी परेशानी जिसमें उनको पैसे की जरूरत होती है। तो एनपीएस से पैसे निकासी कुछ गंभीर बीमारी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद आपको लगता है साबित हुए हैं, और उससे एनपीएस में निवेश करने वालों की संख्या इन कारणों से बढ़ी है। देखिए, मेडिकल इमरजेंसीज ऐसी इमरजेंसी है जिसकी भरपाई हर आदमी नहीं कर पाता है। हम जानते हैं मेडिकल के खर्चे किस हिसाब से होते हैं, तो एनपीएस में भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है और कुछ लिस्टेड इलनेसेस है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, कैंसर है, अगर इस तरह से कोई इलनेस होती है तो उसके लिए भी आप इसमें से निकासी कर सकते हैं। यानी कि इमरजेंसीज के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है कि आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो लिमिट जो है वो 25% जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अब तक का, उसका 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। और 3 बार निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार निकाल सकते हैं आप 60 साल की एज तक। और इसमें मतलब कैसे डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है? मानिए मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी है, मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, और जो रीजंस दिए गए हैं, मतलब जिसके प्रावधान के तहत हम पैसे निकाल सकते हैं, तो क्या प्रूफ देने की जरूरत है मुझे एनपीएस को या पीएफआरडीओ को कि हाँ इस रीजन की वजह से मुझे पैसे निकालने हैं? देखिए, आपको जैसे आपको मेडिकल इमरजेंसी आया तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होता है, डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉपर वो लगता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको भरना पड़ता है। ये इस तरह के, और मेजर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर ये तय करते हैं कि कौन सी बीमारी है और इस बीमारी के लिए कितना खर्च हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट देने पर आपको निकासी का अप्रूवल मिलता है, उसके बाद अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए पॉइंट ऑफ सर्विस भी बनाए गए हैं। बहुत सी एजेंसीज हैं जिनको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनाया गया है कि आपके अगर ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, या फिर आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो भी घर के नजदीक है उसमें जाके आप ये अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। और खाता खोलना बेहद आसान है, कैसे स्टेप्स को फॉलो किया जाना चाहिए? खाता खोलने के लिए बहुत ही आसान कर दिया। पहली बात तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, जैसे कैम्स है, कारवी है, बैंक्स हैं, इस तरह से आप कहीं भी अपना जाके फिजिकली खाता खोल सकते हैं। अब ई एनपीएस भी आ गया है, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार के कार्ड के बेस पर ही आपका जो है ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है कुछ ही मिनटों में, और आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं। आपको एक पैन नंबर मिलता है, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर यूनिक नंबर होता है। आप कहीं शिफ्ट करते हैं या नौकरी छोड़ते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, तो ये पैन नंबर के बेस पर आपके जो एनपीएस अकाउंट है वो चलता रहता है। तो एक बार आपको पैन नंबर मिल गया, फिर आपका जो है एनपीएस खाता खुल जाता है, आपका कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। ये कंट्रीब्यूशन आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं, 500 रुपये महीने आप कर लीजिए, या आप साल में जब भी आपके पास एक मुश्त राशि होती है आप तब जमा कर सकते हैं। ये भी बताइए जितेंद्र, मतलब कई लोग मतलब जब अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में वो पैसे डालते हैं, लेकिन कितने ज्यादा लोग एनपीएस में पैसे डालना पसंद करते हैं? और अब पीपीएफ के मुकाबले अगर हम जाने तो ये ऑप्शन कितना ज्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, एनपीएस के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझते हैं तो एनपीएस में पहली बात तो एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। 3 तरह के एसेट क्लास बनाए गए हैं। आपका इक्विटी है जिसको ई बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसको जी बोलते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जिसको सी बोलते हैं। 8 फंड मैनेजर्स हैं जो इस पैसे को मैनेज करते हैं, यहाँ में ईसीजी भी कह सकते हैं, ईसीजी भी कह सकते हैं एक तरह से। तो और 8 फंड मैनेजर इसको मैनेज करते हैं। आप इन तीनों ऑप्शन में 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक एक्टिव चॉइस होता है और एक ऑटो चॉइस होता है। ऑटो चॉइस के अंदर एक निर्धारित एसेट एलोकेशन बना हुआ होता है, उसी एसेट एलोकेशन में बने हुए में डिफॉल्ट आपका निवेश होता है, और आपकी 60 साल की उम्र तक वो निवेश बदलता रहता है हर साल। इसमें कुछ ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ साइकिल फंड दिया हुआ है, तो लाइफ साइकिल फंड में 75% इक्विटी से शुरू होता है और 55 साल की एज तक वो इक्विटी घट के आपका 10% पे आ जाता है या 15% पे आ जाता है। तो इस तरह से ऑटो चॉइस काम करता है। दूसरा है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस के अंदर इक्विटी में कितना निवेश करना है, सी में कितना निवेश करना है, जी में कितना, वो आप चुनते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो इक्विटी में 10% कर सकते हैं, सी में ज्यादा कर सकते हैं, इक्विटी में ज्यादा कर सकते हैं, जी में कम कर सकते हैं।
अभी तक मैक्सिमम 50% इक्विटी में इसमें होता था, लेकिन हाल फिलहाल में जो भी चेंज किया गया उसमें एक्टिव चॉइस के अंदर भी इक्विटी में आप 75% तक निवेश कर सकते हैं। तो खासकर जो युवा वर्ग है, जो 25-30 साल का युवा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो ज्यादा इक्विटी में निवेश कर सकता है और इस इक्विटी निवेश को वो 60 साल की उम्र तक चला सकता है और अपना एक अच्छा पैसा एक्यूमुलेट कर सकता है। तो ये 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको एनपीएस में मिलते हैं। चलिए इस बीच कुछ कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ कोलकाता से मिस्टर दत्ता हैं फोन लाइन पर। दत्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं एक जॉब करता हूँ, तो मेरा सैलरी है 11,000 जी। तो मैम मैं एनपीएस में निवेश कर सकता हूँ, और कितना मिनिमम कितना अमाउंट लगेगा इन्वेस्ट करने के लिए? एनपीएस में ठीक है, 11,000 रुपए प्रति महीना आपकी इनकम है? हाँ मैम। ओके, 25 साल के हैं आप कौस्तभ? हाँ, यस मैम। ऑलराइट, और इसके अलावा कोई और निवेश आपका है? नो मैम, ये मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, और कोई। ऑलराइट, शुरुआत ही एनपीएस से करना चाहते हैं, तो 11,000 रुपए प्रति महीने में एनपीएस में अगर इनको निवेश करना है तो इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, 11,000 रुपये प्रति महीना इन्होंने अपनी इनकम बताया है, इनकम है, तो ये कितना बचा पाते हैं इसमें से, अपने इनके कुछ खर्चे भी होंगे, कितना बचा पाते हैं तो इनको देखना होगा, और कितना सरप्लस इनके हाथ में आता है। दूसरा, एनपीएस में क्योंकि निवेश की कोई सीमा नहीं है, आप 6,000 सालाना से शुरू करके आप मैक्सिमम कितना भी निवेश कर सकते हैं। मेरी राय में जो इनको देखना चाहिए वो कि रिटायरमेंट तक ये कितना फंड एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना निवेश करेंगे, 25 साल के हैं और अगर 60 साल की मैं उम्र बात करूं तो ये अगर 4,000 रुपये महीना भी निवेश करेंगे तब भी एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरी राय में एक रिटायरमेंट की तरफ एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करें कि रिटायरमेंट में कितने पैसे की जरूरत है, उसके हिसाब से एनपीएस में निवेश को स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाते रहें जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती है। पूछ रहे तो मिनिमम 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए साल का निवेश कर ही सकते हैं, उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। आपकी जितनी क्षमता है आप उसके हिसाब से निवेश कीजिए। मतलब 500 रुपए प्रति महीना तो आप निवेश कर ही सकते हैं। अब जो आपकी सैलरी या बाकी लाइबिलिटीज हैं कौस्तभ, जिसपे आप दूर करने के बाद, उसको पूरा करने के बाद, अगर मानिए फॉर एग्जांपल जितेंद्र, हम थोड़ा राय भी देना चाहें कौस्तभ को, 2,000 रुपए प्रति महीना अगर ये निवेश करना चाहें और 40 क्योंकि 25 साल इनकी उम्र है, 40 साल के बाद ये अगर एक कॉर्पस अपना इकट्ठा करना चाहें तो कितनी रकम इनको मिल पाएगी, और जितना भी रिटर्न हम आजकल देख पा रहे हैं एस्टिमेट? देखिए, औसतन अगर खाली इक्विटी में निवेश देखेंगे तो एनपीएस में लगभग 12% का रिटर्न मिला है, बट यहाँ पे एसेट एलोकेशन है, आप इक्विटी में भी निवेश कर रहे हैं, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाता है। अगर आप 75% एसेट एलोकेशन की बात भी करते हैं तो 5 साल का रिटर्न लगभग 11 से 12% के बीच में रहा है। अगर मैं 12% का ही रिटर्न अज्यूम कर लूँ और 2,000 प्रति महीने की अगर मैं निवेश शुरू करता हूं तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में ये इनका जो है पैसा आराम से बन जाता है। जब तक ये 60 साल के होते हैं। तो ये 2,000 रुपये, अब अगर इनकी क्षमता ज्यादा है तो ये 4,000 रुपये 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। तो मेरी राय में 25 साल 60 साल हम ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं 30-35 साल की, तो इसमें इनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां ये अच्छा पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं मिनिमम कंट्रीब्यूशन के साथ। बात कर रहे हैं एनपीएस की नेशनल पेंशन स्कीम, उसकी पूरी एबीसीडी हम आपको समझा रहे हैं और कैसे निवेश जो आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा और क्यों आपके लिए जरूरी है। हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी है, फाउंडर जेएस फाइनेंशियल। जितेंद्र, सबसे पहले ये भी लोग जानना चाहते हैं किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले क्या मुझे टैक्स बेनिफिट इसका मिलेगा, तो एनपीएस से टैक्स बचत कैसे? बिल्कुल, तो हम एनपीएस के टैक्स प्रोविजन की बात करते हैं तो एनपीएस में आप अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसको 80cc1 के तहत 1.5 लाख की लिमिट के अंदर जो 80C में मिलता है उसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट की छूट मिलती है। यानी कि और जो सैलरीड हैं वो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए उतना निवेश करते हैं तो वो इस लिमिट के अंडर में आता है। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनका 10% ऑफ इनकम जो भी बनता है वो 80CCD1 के तहत आता है, जिसमें हर साल 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, जिसको 80C के अंदर ही क्लब किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2 साल पहले बजट में एक और प्रोविजन किया था जिसमें 80CCD1B के अंदर 50,000 और एडिशनल एनपीएस में इन्वेस्ट करने पे आपको 1.5 लाख से अबव 80C से अबव 50,000 तक की और छूट मिलती है।
तो यानी कि अगर आप 2 लाख तक की आपको जो है इसमें इनकम के थ्रू डिडक्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं और आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, एम्प्लॉयर भी आपके उसमें अगर कंट्रीब्यूट करता है, तो पहली बात तो एम्प्लॉयर उसका टैक्स डिडक्शन ले सकता है एज अ बिजनेस एक्सपेंस दिखा के। दूसरा, एम्प्लॉय को भी उसका इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है जो कि 80C के अबव जाता है। ओके, फंड मैनेजमेंट कैसा है एनपीएस में? फिलहाल अभी 8 मैनेजर हैं जो एनपीएस सिस्टम को मैनेज करते हैं। क्या निवेशक एक ही फंड मैनेजर एक टाइम में चूज कर सकता है? देखिए, हाँ, इसमें 8 फंड मैनेजर हैं। पहली बात तो ये कि जब आप निवेश करते हैं उस टाइम पे आप एक ही फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं, लेकिन एनपीएस में ये प्रावधान दिया गया है कि आपने एक बार जब निवेश कर दिया तो हर साल आप इस फंड मैनेजर को एक बार चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसके अलावा जो आपने ऑटो और एक्टिव चॉइस लिया है, उस ऑटो और एक्टिव चॉइस को भी साल में आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रावधान आपके पास मिला हुआ है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें भी फंड मैनेजर चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी है साल में एक बार, और जो एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस आपने लिया है उसको भी आप चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी गई है। जरा अब इसमें एसेट एलोकेशन का तरीका भी बताइए जितेंद्र। आपने कहा था जो ई क्लास, सी क्लास, जी क्लास, जो 3 तरीके हैं, 3 विकल्प है एनपीएस में निवेश करने के, तो बेसिकली हाई रिस्क हाई रिटर्न या फिर फिक्स्ड रिटर्न और मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, एसेट एलोकेशन कैसे चूज करें? हाँ, एसेट एलोकेशन ही एनपीएस में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस की बात करते हैं, क्योंकि ऑटो चॉइस में तो फिक्स है। ऑटो चॉइस में आप एक एसेट एलोकेशन चलेगा, वो कम होता जाएगा और 60 साल की उम्र तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपका 10% रह जाएगा। एक्टिव जो चॉइस है उसके अंदर आप खुद ही डिसाइड करते हैं कितना मुझे किस निवेश में करना है। अगर हम रिटर्न की बात करें कि एक डिफरेंट एसेट एलोकेशन ने पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है, तो मान लीजिए आप इक्विटी में निवेश नहीं करते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जीसेक में जाते हैं, तो वो अगर आप देखेंगे 5 साल में सालाना रिटर्न 8 से 9% है। लेकिन अगर आप 50% इक्विटी चूज किया है तो पिछले 5 सालों में वो रिटर्न, उस एसेट एलोकेशन का रिटर्न 11 से 12% के बीच में रहा है। वहीं अगर बैलेंस देखेंगे कि मैं सभी में बराबर का हिस्सा करता हूं, तो उस बैलेंस का जो रिटर्न है वो 10 से 11% रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या एसेट एलोकेशन लेके चलते हैं। मेरी राय में आपकी उम्र और आपके कितना होराइजन है आपके पास, वो बहुत डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप 25 और 30 साल के हैं और आपका रिटायरमेंट आपको 60 साल पे है, तो आप मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन के साथ शुरू कर सकते हैं, जो अब गवर्नमेंट ने 75% कर दिया है पीएफआरडीए ने। ओके। और धीरे धीरे आप उसको जब रिटायरमेंट के नजदीक जाएंगे तो उस इक्विटी एलोकेशन को आप कम कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस किसी ने खाता खोला, चलिए कुछ निवेश तो किया, लेकिन बाद में भूल गए। अब अगर कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया, भूल गए, तो क्या होगा उस अकाउंट का? बंद तो नहीं हो जाएगा? या कितनी देर के बाद बंद होगा? देखिए, एनपीएस में अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं किसी साल में, तो वो अकाउंट फ्रोजन हो जाता है। जैसे कि आपका, अगर आप बैंक अकाउंट में देखेंगे, आपने बैंक में अगर कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है साल में, तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। इसमें यह प्रोविजन है कि आप 500 रुपए इन्वेस्ट करके, इसमें कंट्रीब्यूट करके आप उस अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं। तो अगर आप कंट्रीब्यूट किसी साल में नहीं कर पाते हैं तो अकाउंट फ्रोजन हो जाता है। उसमें 500 रुपए दोबारा इन्वेस्ट करके आप उस अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करा सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पेनल्टी तो नहीं लगती इसमें अगर बीच में कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया हो तो? या कोई रीजन देना पड़ता है कि हाँ क्यों कंट्रीब्यूशन क्यों बंद किया? रीजन नहीं, आपको एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना पड़ता है और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो भी आपके पास नियर है वहां पे जाके वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है और आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेशन का जो प्रोसीजर है बहुत ही सरल है। और एक्टिवेशन और प्लस हमने कहा था कि खाता खोलने पर जो ऑनलाइन मेथड है वो काफी इजी है। ऑनलाइन मेथड बहुत ही इजी हो गया, खासकर अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर से आपके पास एक ही दिन के अंदर आपका एनपीएस खाता खुल जाता है। और सिर्फ आधार नंबर, क्योंकि आपको मेन जो होता है वो केवाईसी होता है और डिटेल्स होती है। अब क्योंकि आधार कार्ड है आपके पास, तो आधार नंबर है, तो आपका केवाईसी बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आधार नंबर है तो आपका ई एनपीएस जो ऑनलाइन अकाउंट खुलता है वो कुछ ही मिनटों में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको पैन नंबर मिल जाता है और आप अपना एनपीएस शुरू कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ नियम तो आसान किए हैं पीएफआरडीए ने जितेंद्र की, ठीक है, आप कुछ रकम निकाल सकते हैं अपने एनपीएस से, लेकिन ये एडवाइजेबल कितना है? अगर हमें इसको एक एज रिटायरमेंट टूल देखना है तो अगर हमने बीच में पैसे निकाल दिए तो डेफिनेटली वो जो रकम हम चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए वो कम हो जाती है। तो अगर मानिए किसी का एक पोर्टफोलियो प्रोफाइल उसने बनाया है, एनपीएस फॉर रिटायरमेंट पर्पस रखा है, लेकिन किसी वजह से उसे पहले ही प्री मैच्योर विड्रॉ करना पड़ गया है किसी रीजन से, तो और कौन से तरीके हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में जिसके लिए तैयार रह सकता है कोई निवेशक?
देखिए, अब हम जितने भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है उनकी बात करते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे, इनके आंकड़े देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में लोगों ने इसको प्री मैच्योर ही विड्रॉ किया है अपनी जरूरतों के लिए। होता क्या है कि आप रिटायरमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, आप एक अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाते हैं। अब पीपीएफ का उदाहरण लेता हूं, अगर पीपीएफ में आपने 1.5 लाख सालाना अगर आप इन्वेस्ट करते रहे और आपने अगर 25-30 साल भी इन्वेस्ट कर लिया तो आपके पास 40-50 लाख के बीच में कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। और उसके पर अगर केवल 8% भी आपको ब्याज मिल रहा हो तो आप ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख सिर्फ सालाना ब्याज के आप कमा रहे हैं उससे। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। एनपीएस के अंदर भी यही होगा कि अगर आपने प्री मैच्योर विड्रॉ किया तो आपने अपनी जरूरत तो पूरी कर ली, लेकिन रिटायरमेंट के पर्पज से आप उतने ही साल पीछे खिंच जाते हैं, आपको दोबारा से कंट्रीब्यूशन शुरू करना पड़ता है, तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हिट हो जाता है। तो मेरी राय में जो इसका एक ऑप्शन है वो है कि जो इमरजेंसी जो प्रोविजन है उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलें, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं, आप पहले से प्लानिंग करके रखें। जब बच्चा आपका घर में आता है आप तभी से प्लानिंग स्टार्ट करें, जिससे कि आपके पास 15-16 साल है, आपको घर खरीदना है तो आप उसकी पहले से 10 साल पहले से प्लानिंग करके चलें ताकि आप उतना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकें। एक और कॉलर से बात करते हैं जल्दी से, जितेंद्र। मोहम्मद आसिफ जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आसिफ जी बहुत स्वागत है आपका, कहाँ से हैं आप? झारखंड गढ़वा से। जी सर बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहेंगे? मैं एक शेयर लिया हिंद जिंक, ये 331 पे बाय किया हूँ 200 शेयर। अच्छा, शायद आप स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। आसिफ जी हम आपको बताएं हमारे बहुत कार्यक्रम चलते हैं, सुबह भी 10:30 से 11:30 बजे आप जरूर फोन कर सकते हैं और कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी आप जान सकते हैं उस शो में, हम आपका सवाल जरूर लेंगे, हमसे फिर संपर्क कीजिएगा। तो जैसा कि हमारा शो रैप अप करने का टाइम आ गया, पर जितेंद्र एक एडवाइस तमाम व्यूअर्स के लिए, मतलब कितना जल्दी अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग में एनपीएस जैसे इंस्ट्रूमेंट को शामिल करना जरूरी होता है? देखिए, धीरे धीरे जितने पीएफआरडीए चेंजेस करता जा रहा है, जितने गवर्नमेंट बजट में प्रावधान कर रही है, एनपीएस एक बेहतरीन रिटायरमेंट प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। इसमें हर तरह की सुविधा है, टैक्सेशन को बहुत रिलैक्स कर दिया है, आपके सिर्फ एन्युटी टैक्सेबल है जो पेंशन मिलती है, लेकिन आप टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हैं। जो विड्रॉल आप प्री मैच्योर करते हैं वो भी टैक्स फ्री हो गए हैं। दूसरा, एनपीएस म्यूचुअल फंड की तरह होता है, रिटर्न आपके 5 साल अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं, बेहतरीन है। तो मेरी राय में अगर आप रिटायरमेंट की तरफ सोच रहे हैं और आप तो एनपीएस आपके पोर्टफोलियो में आज की डेट में होना चाहिए। थैंक यू सो मच जितेंद्र हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।